नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर एजुकेशनल सीरीज। आज हम कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को सिंपल वे में समझेंगे। सो बेसिकली आज का फोकस जो रहेगा हमारा रहेगा डब्ल्यूटीओ, देन वी विल फोकस ऑन द आईएमएफ, देन वर्ल्ड बैंक, देन अंकटैड एंड देन एडीबी। सो बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो देखिए, डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूटीओ बेसिकली जो है माना जाता है कि ये 1995 में आया, बट बिफोर डब्ल्यूटीओ हमारे पास क्या था? जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ठीक है, डब्ल्यूटीओ का प्रेडिसेसर कौन माना जाता है? गैट, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ठीक है, कब आया? बेसिकली 30th अक्टूबर 1947 को आया, बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1st जनवरी 1948। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ थे? स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स थे। और जब ये आया तो इनिशियली इसमें 23 कंट्रीज थी। ठीक है, बट कुछ एक लिमिटेशंस इस गैट में रह गई थी। गैट जो था बेसिकली इसने, देखिए, हमें ट्रेड को प्रमोट करना है, ये इसका ऑब्जेक्टिव था डब्ल्यूटीओ का। बट गैट में क्या था कि टैरिफ बैरियर्स की तरफ तो ध्यान दे दिया, बट नॉन टैरिफ बैरियर्स को की तरफ ध्यान देना जो है ये भूल गया। नॉन टैरिफ बैरियर जैसे कि कोटाज है, उस पर ध्यान देना, उसको जो है उसके उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना, ये काम जो है हमारे गैट ने नहीं करा था। सो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स ने टैरिफ की वर्ड्स तो वर्क करा, बट जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है उसके रिगार्डिंग काम नहीं करा। सेकेंड लिमिटेशन क्या रह गई थी इसमें कि इसने सिर्फ और सिर्फ गुड्स की तरफ फोकस करा, सर्विसेज की तरफ इसका कोई भी फोकस नहीं था। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने की बात इसमें नहीं करी गई थी। साथ ही साथ इसमें किसी भी प्रकार की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी नहीं थी। ठीक है, इसमें जो इसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क था, ठीक है, ऐसा कोई मतलब जैसे डब्ल्यूटीओ में हमारा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है, प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है जो हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है गैट में देखने को नहीं मिला था। ठीक है, इसका मेन फोकस टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर के टुवर्ड्स ही था। ठीक है, फिर आया हमारा डब्ल्यूटीओ। ठीक है, गैट का सक्सेसर था डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बात याद रखना कि जो डब्ल्यूटीओ है ये यूएन का मेंबर नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, वो यूएन के मेंबर हैं, लेकिन डब्ल्यूटीओ जो है यूएन का मेंबर नहीं है। डब्ल्यूटीओ बेसिकली एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म दैट सेट्स एंड एनफोर्सेस रूल्स सो दैट कंट्रीज कैन ट्रेड स्मूथली। ठीक है, सो बेसिकली डब्ल्यूटीओ जो है हमारा 1995 के अंदर बना, और इसने किसको रिप्लेस कर दिया? इसने रिप्लेस कर दिया गैट को, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। सो बेसिकली डब्ल्यूटीओ वाज द रिजल्ट ऑफ द 8th राउंड, दैट इज उरुगे राउंड। ठीक है, एंड इसमें जो उरुगे राउंड था, सो बेसिकली ये तीन फोर्सेस थी। ठीक है, उरुगे राउंड में डंकल ड्राफ्ट एंड मरकेश अग्रीमेंट। ठीक है, इस पे 123 नेशंस ने जो है अपनी सहमति दी, एंड 15 अप्रैल 1994 को डिसाइड किया गया कि भाई अब जो है बेसिकली जो मरकेश अग्रीमेंट आया 15 अप्रैल 1994 को, कि अब जो है एक डब्ल्यूटीओ आएगा। नाउ इसके मेंबर्स कितने हैं? 166 मेंबर्स हैं। ठीक है, इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर था। ठीक है, इसमें इट डील्स विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। ठीक है, जो बेसिकली इसमें 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं। ठीक है, कौन कौन सी 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। इसका मोटो है वन कंट्री वन वोट। इसमें डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, कि कौन सी कंट्री कितने पैसे लेकर आ रही है, कुछ नहीं डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर एक कंट्री है उसका एक ही वोट है। ठीक है, सो बेसिकली डायरेक्टर जनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द डब्ल्यूटीओ, और डायरेक्टर जनरल जो है हर 4 साल के अंदर जो है ये अपॉइंट किया जाता है। ऑलराइट, सो अब पढ़ते हैं हम अपने प्रिंसिपल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। ठीक है,
तो प्रिंसिपल्स ऑफ WTO में सबसे पहली बात आती है नॉन डिस्क्रिमिनेशन की। नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल में हम पढ़ते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात। ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो प्रिंसिपल है, इट एंश्योर्स दैट एनी बेनिफिट ग्रांटेड टू वन मेंबर मस्ट बी ऑफर टू ऑल, कि अगर एक कंट्री को कोई बेनिफिट मिला है, ठीक है, तो वो बेनिफिट सबको मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, सब कंट्रीज हमारे लिए एक बराबर है, तो अगर एक कंट्री को कोई बेनिफिट मिल रहा है तो दूसरी कंट्री को भी वो बेनिफिट मिलना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम नेशनल ट्रीटमेंट को। नेशनल ट्रीटमेंट का रूल क्या कहता है? नेशनल ट्रीटमेंट का रूल कहता है कि इंपोर्टेड गुड्स को डोमेस्टिक गुड्स के जैसा ही ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है, जो भी इंपोर्टेड गुड्स हैं वो डोमेस्टिक गुड्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे। द नेशनल ट्रीटमेंट रूल prevents countries from favoring their own products over foreign ones। ठीक है, कि आप अपने प्रोडक्ट को फेवर नहीं करेंगे एज कंपेयर टू द फॉरेन वंस। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन वाली बात है, ये आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में भी पूछी जा सकती है। नेशनल ट्रीटमेंट वाली जो बात है वो भी पूछी जा सकती है यूजीसी नेट के एग्जाम में। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे। उसके बाद है फ्रीयर ट्रेड ग्रेजुअली थ्रू नेगोशिएशन। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली WTO जो है वो एनकरेज करता है कंट्रीज को कि वो अपने जो ट्रेड बैरियर्स हैं उसको स्टेप बाय स्टेप थ्रू नेगोशिएशंस जो है वो कम करें। ठीक है, जितनी ज्यादा नेगोशिएशन बढ़ेगी उतनी ज्यादा ओपननेस बढ़ेगी और उतना ही ज्यादा हमारा जो ट्रेड है वो बढ़ने वाला है। उसके बाद प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन। सो बेसिकली WTO जो है डंपिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, सब्सिडीज की प्रैक्टिसेस हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, उनको डिस्करेज करता है। ठीक है, इट इंश्योर्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल बिजनेस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंक्लूसिव ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, इंक्लूसिव ट्रेडिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, इंक्लूसिव जो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम रहेगा उसमें क्या है कि विमेन एंड स्मॉल बिजनेस को भी हमें इक्वल जो है चांस देना है। ठीक है, एंड इंक्लूसिव ट्रेडिंग सिस्टम मींस क्रिएटिंग अ ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट वेयर ऑल कंट्रीज, चाहे वो डेवलप्ड हो, चाहे डेवलपिंग हो, चाहे लीस्ट डेवलप्ड हो, कैन पार्टिसिपेट फेयरली एंड बेनिफिट इक्वली। ठीक है, दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट international trade is not dominated only by the rich countries but gives space, support and opportunities to the weaker economies too। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी जो प्रिडिक्टेबिलिटी की। ठीक है, कि हमारे जो टैरिफ्स रहेंगे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारे स्टेबल रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो टाइम टू टाइम चेंज कर रहे हैं। countries should not suddenly increase the tariffs or change the trade rules and publicly available। इसके बाद हमारे कुछ बाइंडिंग अग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है, कि once a tariff rate is agreed in WTO, it becomes a bound rate। ठीक है, कंट्रीज कैन नॉट इंक्रीज टैरिफ बियॉन्ड द बाउंड लिमिट। ठीक है, एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा कंट्रीज अपनी जो टैरिफ रेट है उसको नहीं बढ़ा सकते हैं। देन वी हैव एनकरेज डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, इसमें बेसिकली जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए स्पेशल प्रिविलेजेस जो है वो लाई गई हैं। ठीक है, बेसिकली ये पुअरर नेशंस को हेल्प करने के लिए जो है WTO काम करता है, सो दैट उन्हें भी ग्लोबल ट्रेड का एक हिस्सा बनाया जा सके। सो बात करते हैं WTO की पब्लिकेशंस की। देखिए, WTO की पब्लिकेशंस हो, चाहे IMF की पब्लिकेशंस भी पढ़ेंगे हम आगे, वर्ल्ड बैंक की पब्लिकेशंस भी पढ़ेंगे। इनकी जो पब्लिकेशंस है वो काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, ये आपसे आप UGC नेट का अगर एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करते हैं तो आपसे वहां पर भी पूछी जाती है कि कौन सी जो पब्लिकेशन है वो किसकी है।
ठीक है। तो इसमें मैंने आपके लिए ये 3 पब्लिकेशंस जो है मेंशन की हैं। सबसे पहली पब्लिकेशन है एनुअल रिपोर्ट, देन वी हैव वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट एंड देन वी हैव ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट अप वी हैव मल्टी फाइबर अग्रीमेंट। देखिए मल्टी फाइबर अग्रीमेंट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है, इससे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए मल्टी फाइबर अग्रीमेंट जो है एक इंटरनेशनल ट्रेड अग्रीमेंट है जो कि ग्लोबल ट्रेड ऑफ टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग को रेगुलेट करता था। ठीक है, कब तक? 2005 तक, बाय प्लेसिंग द कोटास लिमिट, सॉरी 2004 तक। सो बेसिकली ये क्या करता था? कोटा लिमिट्स लगा देता था ऑन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज टू डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें मल्टी फाइबर अग्रीमेंट्स की, तो मल्टी फाइबर अग्रीमेंट्स कंट्रोल हाउ मेनी टेक्सटाइल एंड गारमेंट प्रोडक्ट्स डेवलपिंग कंट्रीज कुड एक्सपोर्ट टू द रिच कंट्री। कि जो डेवलपिंग कंट्री है उनसे जो भी टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट है डेवलप्ड कंट्री में अगर आ रहा है तो वो कितना परमिसिबल है। ठीक है, ये हमारी बात करता था मल्टी फाइबर अग्रीमेंट। इट वाज एन इंटरनेशनल ट्रेड अग्रीमेंट दैट गवर्न द वर्ल्ड ट्रेड इन टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। सो बेसिकली ये 1974 के अंदर आया और ये 2004 तक जो था वो एक्टिव था। इसका पर्पस क्या था? इट्स पर्पस वाज टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस एंड यूरोप फ्रॉम रैपिड ग्रोथ फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज। कि ऐसा ना हो कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो इतना ज्यादा जो एक्सपोर्ट करती रहे डेवलप्ड कंट्रीज में, कि डेवलप्ड कंट्रीज में इंपोर्ट्स की जो है वो भरमार हो जाए और उनकी खुद की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो एंडेंजर्ड हो जाए। तो इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ये बनाया गया मल्टी फाइबर एग्रीमेंट, सो दैट डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं एन नंबर ऑफ गुड्स जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज के टुवर्ड्स ना भेजती रहें, उन वो एक्सपोर्ट ना करती रहें। सो बेसिकली इट अलाउड डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस एंड यूरोपियन यूनियन नेशन टू इम्पोज कोटास ऑन अमाउंट ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है, क्लोथिंग दे इंपोर्टेड फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, इसकी वर्किंग क्या रहती थी कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं कोटाज लगा सकती हैं अगर वो डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट कर रही हैं टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो मल्टी फाइबर अग्रीमेंट में ये था। ठीक है, तो मतलब कि मल्टी फाइबर अग्रीमेंट जो था ये बेसिकली गैट के टाइम एग्जिस्टिंग था। ठीक है, जब हमने पढ़ा था ना कि गैट जो है उसने टैरिफ्स को तो हटा दिए थे, बट उसने जो नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शन है, जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं रिमूव करी थी। इसका एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, ये कोटास को इसने रिमूव नहीं करा था। ठीक है, गैट में क्या था? मल्टी फाइबर अग्रीमेंट था और उसने कोटास को रिमूव नहीं करा था। देन बात करते हैं अग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। ठीक है, अग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग जो है वो आई हमारे WTO के टाइम पे। तो बेसिकली आपको पता ही है कि अब जो हमारा WTO है उसमें कोटास भी रिमूव कर दिए जाएंगे, है ना। तो पढ़ते हैं अग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। देखिए, when WTO was formed in 1995, it included ATC। ठीक है, स्टार्टिंग से ही जब 1995 में बना WTO तो इसमें ATC की जो बात थी वो आ गई थी। ठीक है, तो अब इसका पर्पस ही क्या था कि अब हमें MFA कोटास जो हैं उसको धीरे धीरे क्या करना है? फेज आउट करना है इन अ प्रिडिक्टेबल मैनर। धीरे धीरे करके ये जो मल्टी फाइबर अग्रीमेंट के जो भी प्रोविजंस थे, ठीक है, जो भी कोटास थे, उसको धीरे धीरे हमने क्या करना है? फेज आउट करना है, उसको धीरे धीरे हमने खत्म करना है। तो 1995 से 2004 तक एटीसी ने इस MFA कोटास को खत्म करने के टुवर्ड्स क्या करा? काम करा। ठीक है, और जनवरी 1 2005 तक ये जो MFA कोटा है वो फुल्ली अबॉलिश हो गया WTO के रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है,
और जो टेक्सटाइल है और जो क्लोथिंग है, वो अब बेसिकली उस पे वही सारे प्रोविजंस अप्लाई होने लगे जो कि WTO के प्रोविजंस थे। ठीक है, अब बेसिकली गैट के रूल्स के तरफ जैसे गैट के रूल्स में होता था कि कोटाज लग जाते थे, अब यहाँ पर कोटाज जो हैं वो अब अलाउड नहीं है। ठीक है, ओनली जो टैरिफ्स हैं वो अलाउड है। ठीक है, अब देखिए, removed MFA and made textile trade free and fair by 2005। तो ATC के क्या ऑब्जेक्टिव थे? To integrate the textile and clothing into WTO rules, eliminate the quotas imposed under MFA, ensure a fair, transparent and predictable transition. It promote fair trade and competition. It give developing countries better access to the global market. All right, उसके बाद बात करते हैं हम अपने स्ट्रक्चर ऑफ WTO कि WTO का स्ट्रक्चर क्या रहता है। देखिए, सबसे ऊपर जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है दैट इज मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस जो है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है WTO की, जो हर 2 साल बाद मिलती है। ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली जो ट्रेड मिनिस्टर्स होते हैं फ्रॉम ऑल द मेंबर कंट्रीज उसके मेंबर होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर इसका एग्जांपल अगर आप देखें तो MC13 हुई थी बेसिकली 2024 के अंदर। ठीक है, और इसका जो सेकेंड लेवल है दैट इज जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल इसका सेकेंड लेवल है। ठीक है, मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस के अंडर जो है ये अपना काम करता है एंड ये डे टू डे ऑपरेशंस को WTO के जो डे टू डे ऑपरेशंस है उसको देखता है। ठीक है, तो जनरल काउंसिल बेसिकली 3 डिफरेंट कैपेसिटीज के अंदर मीट करता है। द फर्स्ट वन इज द जनरल काउंसिल। ठीक है, देखिए, जनरल काउंसिल जो है ओवरऑल फंक्शनिंग की तरफ जो काम करती है। देन वी हैव डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है ट्रेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम करती है। देन वी हैव ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी जिसे हम TPRP भी कहते हैं। ठीक है, इट रिव्यूज द मेंबर्स ट्रेड पॉलिसीज। नाउ जनरल काउंसिल कि 3 मेजर काउंसिल्स है। काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज एंड काउंसिल फॉर ट्रिप्स दैट इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कि ये जो ट्रिप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स ये 2 चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जो काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स है इट ओवरसीज अग्रीमेंट्स लाइक गैट, एंटी डंपिंग, सब्सिडीज, कस्टम वैल्यूएशन एटसेट्रा। और काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज क्या करती है? इट ओवरसीज गैट्स। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज के रिगार्डिंग बेसिकली जो अग्रीमेंट है दैट इज गैट्स। एंड देन वी हैव काउंसिल फॉर ट्रिप्स। ट्रिप्स इट हैंडल्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स अंडर द WTO। ठीक है, ट्रिप्स क्या करता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स जो है WTO के अंडर उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? ट्रिप्स करता है। ट्रिप्स बेसिकली 2005 के अंदर आया था। ठीक है, ट्रिप्स इज अ WTO agreement that sets minimum global standards for protecting IPR such as patents, trademarks, copyright। ये क्या बताएगा? मिनिमम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बताएगा कि आप अपने IPR को प्रोटेक्ट करना है तो आप मिनिमम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स क्या क्या है। ठीक है, सो बेसिकली जो ट्रिप्स है वो आइडियाज, इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड ब्रांड आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। ठीक है, सो बेसिकली इसमें बात की गई है पेटेंट्स जो हैं, पेटेंट्स के लिए हमें 20 years के लिए प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, देन वी हैव कॉपीराइट। कॉपीराइट जो है हमें लाइफ टाइम, ठीक है, प्लस 50 years तक का हमें जो है प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क के लिए हमें 7 years का प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, देन वी हैव इंडस्ट्रियल डिजाइन। ठीक है, प्रोडक्ट की डिजाइन, शेप, लुक को, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देन वी हैव जोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, जो इट इंडिकेट्स सॉरी इट आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ स्पेसिफाइड लोकेशन। ठीक है, जैसे कि बीकानेर है। ठीक है,
और देन वी हैव बासमती राइस, दार्जिलिंग टी, ठीक है। देन ट्रेड सीक्रेट्स जो होते हैं, ठीक है, और लेआउट डिजाइन्स ऑफ आईसी चिप्स, इनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? हमारा ट्रिप्स। नाउ ट्रिम्स। ट्रिम्स क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है। ट्रिम्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। जो ट्रिम्स है, अभी हमने बात करी ट्रिप्स की, ट्रिप्स में हमने क्या प्रोटेक्ट करा था? IPR. So TRIPS is basically a WTO agreement that regulates investment measures taken by the countries that could restrict or distort international trade. Simple words में अगर हम बात करें, TRIPS stops countries from forcing foreign companies to follow rules that unfairly restrict trade. ठीक है, तो बेसिकली ट्रिम्स जो है प्रिवेंट करता है प्रोटेक्शनिस्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को, ठीक है। ट्रिम्स बेसिकली इंश्योर करता है कि फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, ठीक है। तो बेसिकली इसमें लोकल कंटेंट जो रिक्वायरमेंट का जो एक रूल था उसको प्रोहिबिट कर दिया गया, ठीक है। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट क्या था? अ रूल दैट फोर्सेस अ कंपनी टू यूज अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ लोकल इनपुट्स, ठीक है। देन ट्रेड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को खत्म किया गया, ठीक है। तो ट्रिम्स में ये सारी चीजें जो है की गई। नाउ ट्रिम्स में वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ द, तीन टाइप के जो एक सब्सिडीज के बनाए गए हैं, ठीक है। ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड वी हैव एम्बर बॉक्स। इन सब्सिडीज को, इन बॉक्स को समझना अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगेन ये यूजीसी नेट में जो है उनमें सवाल आए जाते हैं, ठीक है। सो WTO ने बेसिकली जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज है उनको थ्री बॉक्सेस जस्ट लाइक ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स में वो सब्सिडीज आएंगी जो फुल्ली क्या है? अलाउड हैं, ठीक है। दे कॉज मिनिमल और नो डिस्टॉर्शन टू ट्रेड एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। कंट्रीज कैन गिव अनलिमिटेड ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज, ठीक है। अनलिमिटेड ग्रीन बॉक्स सपोर्ट जो है वो दिया जा सकता है। इसमें कुछ एक एग्जाम्पल है, R&D पे सब्सिडीज दी जा सकती है, एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स पे सब्सिडीज दी जा सकती है, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे, ठीक है। अगर कोई डिजीज कंट्रोल है या फिर कोई फ्लड वगैरह आ गई है, ड्रॉट वगैरह आ गई है, ठीक है, वो बेसिकली ऐसी सब्सिडीज हैं जो ट्रेड बैलेंस को डिस्टॉर्ट ना करे, ठीक है। तो WTO की लिमिट इस पर कुछ भी नहीं है, अनलिमिटेड आप दे सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इनकम सपोर्ट नॉट लिंक टू द प्रोडक्शन, ठीक है। तो ग्रीन बॉक्स कौन सी सब्सिडीज हैं? जो फुल्ली अलाउड सब्सिडीज हैं, क्योंकि ये सब्सिडीज ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करती हैं। उसके बाद ब्लू बॉक्स सब्सिडीज हैं। ब्लू बॉक्स सब्सिडीज क्या है? कंडीशनल सब्सिडीज है कि ये वाली सब्सिडीज जो है तभी अलाउड है अगर ये प्रोडक्शन को लिमिट नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए, दीज आर अलाउड विद कंडीशंस, दे आर टाइड टू प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम। इन शॉर्ट, वी पे यू बट यू मस्ट रिड्यूस प्रोडक्शन, ठीक है। अगर वो प्रोडक्शन को लिमिट करेंगी तभी इनको सब्सिडीज मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो सब्सिडीज होती हैं ये प्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए दी जाती हैं, ठीक है। सब्सिडीज लिंक विद द बेसिकली नंबर ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे फिक्स लाइफ स्टॉक नंबर हो, ठीक है, पेमेंट टू फार्मर्स हु लिमिट देयर क्रॉप एरिया, प्रोडक्शन लिमिटिंग इंसेंटिव्स उसके लिए होती हैं। अलाउड तो होती हैं बट ये क्या होती है? कंट्रोल्ड होती हैं। उसके बाद एम्बर बॉक्स सब्सिडीज। एम्बर बॉक्स सब्सिडीज क्या होती हैं? दीज आर नॉट अलाउड एक्सेप्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, ठीक है। एम्बर बॉक्स सब्सिडीज जो होती हैं वैसे तो अलाउड नहीं होती है बट बहुत स्मॉल अमाउंट में ये अलाउड होती हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं बाय एनकरेजिंग मोर प्रोडक्शन। ये कब मिलेंगी? अगर प्रोडक्शन लिमिट करोगे, ठीक है, लिमिट लगाओगे अपने प्रोडक्शन पे। ये
ट्रेड को डिस्टॉर्ट ही नहीं करती तो अनलिमिटेड देते जाओ। ये कैसी है ब्लू बॉक्स? कंडीशनल सब्सिडीज है, ठीक है। अगर प्रोडक्शन आपकी लिमिटेड है तो आपको ये सब्सिडीज मिल जाएंगी। लेकिन ये वाली जो एम्बर बॉक्स सब्सिडीज है, ये क्या है? ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं, इसलिए ये वाली सब्सिडीज अलाउड नहीं होती। बट कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस में बहुत स्मॉल अमाउंट में ये सब्सिडीज दे दी जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम है, इनपुट सब्सिडीज है, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, सीड्स वगैरह पे। देन वी हैव मार्केट प्राइस सपोर्ट, सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द आउटपुट क्वांटिटी, ठीक है। कंट्रीज कैन गिव एम्बर बॉक्स सपोर्ट ओनली अप टू 10% ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट। 10% ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट किसको? जो कि हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है। देन डेवलप्ड कंट्रीज को कितनी? 5%, ठीक है। और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है, उनको एग्जाम्शन दी गई है, ठीक है। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को क्या दी गई है? एग्जाम्शन गिवन है। नाउ हम बात करते हैं, ठीक है। इसमें आप ये भी मैंने साइड में जो लिख रखी हैं चीजें, इसको भी ध्यान से देखिएगा कि दोहा राउंड हमारा 2001 में हुआ था, फोर्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस थी, ठीक है। देन बाली पैकेज कब हुआ? 2013 में। ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट इसके अंदर आया। नेक्स्ट अप वी हैव इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट इज IMF। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका मेन काम है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबल रखना। So basically, it provides loans and technical assistance to the company, and इसका जो मेन काम रहेगा that is कंट्रीज में, डिफरेंट इकोनॉमीज में स्टेबिलिटी मेंटेन करना, ठीक है। इसमें 190 मेंबर कंट्रीज है, एंड इसका जो फॉर्मेशन है that happened in 1944, ठीक है, in न्यू हैम्पशायर, US, ठीक है। और बेसिकली इट इज वन ऑफ द ब्रेटन वुड्स ट्विन, ठीक है। 1944 में एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें दो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो निकल कर आई थी, दैट इज IMF एंड IBRD, ठीक है, जिसे हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो IMF है वो वॉशिंगटन DC US में इसका हेडक्वार्टर है। So it is an international financial institution aiming to ensure the stability of international monetary system. Next up we have membership. It comprises of 190 member countries, ठीक है। membership जो है is open to any country जो कि इसके obligation accept करने के लिए ready है। Each member's voting power is determined by its financial contribution। हमने बात करी थी जब हम WTO में बात कर रहे थे कि वहां पर 1 country 1 vote है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर जितना ज्यादा आपका फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है उतना ज्यादा आपके वोटिंग राइट्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल है। देन इसके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो रह गए हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं IMF के? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, ठीक है। कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF। देन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को मेंटेन करना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF, ठीक है। देन इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सबसे पहली बात आती है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आर द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। इसमें ईच मेंबर कंट्री जो है अपना एक गवर्नर, जो कि यूजुअली उस कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ठीक है। और एक ऑल्टरनेट गवर्नर जो कि उस कंट्री का सेंट्रल बैंक का हेड होता है, ठीक है, वो होता है, ठीक है। और मीटिंग जो है इसकी 1 साल में एक बार होती है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी बेसिकली डेली ऑपरेशंस को हैंडल करेगी, और इसके अंदर 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इन 24 में से 6 जो है वो परमानेंट डायरेक्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एंड 18 जो है वो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है? जो IMF स्टाफ का चीफ होता है, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड का क्या होता है? चेयरपर्सन होता है।
और यूजुअली वो यूरोपियन होता है क्योंकि इनका ट्रेडिशन ही चलता आ रहा है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में परमानेंट मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं? यूएस, जापान, चाइना, जर्मनी, फ्रांस एंड यूके। एंड इनके ये वोटिंग शेयर है। ठीक है, आप देख सकते हैं लार्जेस्ट कोटा जो है यूएस का है एंड जो मेजर डिसीजंस हैं वो यूएस लेता है, इसके पास वीटो पावर भी है। सेकंड हाईएस्ट जो है जापान के पास। ठीक है, और ये सारे जो है हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं। उसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स, 18 इलेक्टेड मेंबर्स हैं। द अदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड बाय ग्रुप ऑफ कंट्रीज, जिसे हम कंस्टिट्यूएंसीज भी कहते हैं। ईच कंस्टिट्यूएंसी elects one executive director to represent them. Smaller and medium-sized countries form groups to have collective representation. Elections जो हैं वो हर 2 साल में इसके होते हैं। Next up we have current managing director 2025 में क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो कि बल्गेरिया से हैं, वो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एंड बेसिकली अक्टूबर 1 2019 में वो आए और 2024 में उन्होंने अपना सेकंड टर्म स्टार्ट करा क्योंकि वो रीअपॉइंट किए गए थे। उनका रोल जो है सीईओ ऑफ आईएमएफ है एंड बेसिकली एग्जीक्यूटिव बोर्ड को वो चेयर करती हैं और आईएमएफ को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करती हैं एंड डे टू डे ऑपरेशन को वो क्या करती हैं, पूरा अच्छे से देखती हैं। सो बेसिकली एसडीआर्स क्या हैं? SDR stands for Special Drawing Rights, right? SDR stands for Special Drawing Rights. Special Drawing Rights are international reserve assets जो कि कौन क्रिएट करता है? IMF to supplement the official foreign exchange reserves of member countries. अब ऐसा मत समझिएगा कि SDR करेंसी है। SDR are not a currency, but they are global financial assets that countries can use to get real money like dollars, euros, yen from the IMF or other countries. SDR helps countries to boost their foreign exchange reserves, to maintain the financial stability, then to reduce the dependence on borrowing, then to manage the BOP crisis, increase confidence in their economy. ठीक है, तो SGR का जो मेन पर्पस है is to supplement the country's official reserve and support the global liquidity. SGR जो है वो कब आए? 1969 के अंदर आए। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि SGR कब आए? 1969 के अंदर। देखिए, SGR एक करेंसी नहीं है बट एक आर्टिफिशियल इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो किसने डेवलप करा है? आईएमएफ ने। अब जो एसडीआर है उसके जो मतलब उसकी जो वैल्यू है बेसिकली 5 मेजर करेंसीज का एक बास्केट बनाया गया है जिसके बेस पर एसडीआर की वैल्यू डिटरमिन की जाती है। उसमें यूएस डॉलर, यूरो, देन वी हैव चाइनीज रेमनिबी। ठीक है, चाइनीज रेमनिबी के बाद है जापानीज येन, देन वी हैव ब्रिटिश पाउंड। उसके बाद इसका जो अलोकेशन है, SCRs are allocated to the member countries in proportion to their IMF quota. उनके IMF quotas के अकॉर्डिंग उनको SCRs का allocation किया जाता है। It can be exchanged among governments for freely usable currencies. ठीक है, and it is used for IMF transaction like paying charges or receiving funding. So basically जो IMF है वो अलोकेट करता है एसडीआर अपनी मेंबर कंट्रीज को किस प्रोपोर्शन में? अकॉर्डिंग टू देयर आईएमएफ कोटास। कंट्रीज जो हैं एक्सचेंज कर सकती हैं एसडीआर को। ठीक है, दे कैन बी यूज टू सेटल आईएमएफ लोन्स, देन इंटरनेशनल पेमेंट्स को करने के लिए एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए। सो एक सवाल आपसे पूछती हूँ, क्या एसडीआर एक करेंसी है? तो basically SDR is not a physical form of currency. It is just an accounting unit used between central banks and the IMF.
ऑल राइट। Okay, next up we have buffer stock financing facility. आप इसका जस्ट ओवरव्यू ले लीजिए, ठीक है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। बफर स्टॉक फाइनेंसिंग फैसिलिटी जो है 1969 में आईएमएफ ने इंट्रोड्यूस करा, ठीक है। सो बेसिकली बफर स्टॉक फाइनेंसिंग फैसिलिटी बेसिकली एक आईएमएफ की लेंडिंग फैसिलिटी थी, जो कि क्रिएट हुई टू हेल्प कंट्रीज स्टेबलाइज द प्राइसेस ऑफ प्राइमरी कमोडिटीज बाय फाइनेंसिंग देयर बफर स्टॉक ऑपरेशंस, ठीक है। एंड ये इसका जो रीपेमेंट पीरियड था वो 3 to 5 years के लिए रहता था, ठीक है। कोटा की जो लिमिट थी कमोडिटी स्टॉक कॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थी, एंड इसमें कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होता था। एंड करंट स्टेटस क्या है, ये आज के टाइम में एग्जिस्टिंग नहीं है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है इसे। नेक्स्ट आप वी हैव एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की अगर हम बात करें 1974 के अंदर आईएमएफ ने इसे लॉन्च करा, एंड ये मीडियम टर्म सपोर्ट प्रोवाइड करती थी, किसके लिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज को करेक्ट करने के लिए। एंड ये 4.5 to 10 ईयर्स का इसका जो रीपेमेंट पीरियड रहता था, एंड कोटा लिमिट थी अप टू 145% ऑफ द कोटा एनुअली, 435% क्यूमुलेटिव अगर हम करें, ठीक है। एंड इसका करंट स्टेटस क्या है, ये अभी भी एक्टिव है। देन वी हैव स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसे हम एस भी कहते हैं, एंड ये जो है 1986 के अंदर आई। इसका काम होता है कि लो इनकम कंट्रीज को कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करे इकोनॉमिक एडजस्टमेंट के लिए। इसका रीपेमेंट पीरियड जो है 5.5 ईयर से 10 ईयर्स तक रहता है, ठीक है। और इसमें लिमिटेड कंसेशंस जो है वो दिए जाते हैं, एंड स्मॉल कोटास पे ये डिपेंडेंट होता है। करंट स्टेटस है इसने ईएसएएफ को रिप्लेस कर दिया, सॉरी ईएसएएफ ने इसको रिप्लेस कर दिया है। तो अब स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी हम कह सकते हैं कि अब ये नहीं है, अब क्या है, एनहांस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। एंड एक्चुअल में देखा जाए तो अभी ये भी नहीं है, ठीक है। तो एनहांस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है ये लार्जर कंसेशन सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू डीपन द रिफॉर्म्स फॉर लो इनकम कंट्रीज। एंड इसका रिपेमेंट पीरियड जो है 5.5 ईयर्स और 10 ईयर्स के बीच में रहता है, एंड कोटा लिमिट 150 to 200% ऑफ कोटा रहती है। एंड इसको रिप्लेस करा था पीआरजीएफ ने, जिसे हम पीआरजीटी कहते हैं। नेक्स्ट आप वी हैव कंटिंजेंसी क्रेडिट लाइन, जो कि आया 1999 के अंदर। एंड देन इसका जो पर्पस था वाज टू प्रोवाइड द प्रिकॉशनरी सपोर्ट फॉर कंट्रीज विद स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज फेसिंग एक्सटर्नल शॉक्स। एंड ये इसका जो रीपेमेंट पीरियड था ये 1 to 2 ईयर्स रहता था। एंड जो कोटा लिमिट थी वो इसके अंदर फ्लेक्सिबल थी, नेगोशिएशंस के ऊपर डिपेंडेंट थी, और इसको 2003 के अंदर डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। देन वी हैव कंपनसेटरी एंड कंटिंजेंट फाइनेंसिंग फैसिलिटी, जो कि 1963 के अंदर आया। देन 1988 में इसको मॉडिफाई किया गया, एंड ये कंट्रीज को हेल्प करता है कि अगर उनमें कुछ एक्सपोर्ट के शॉर्टफॉल्स रह रहे हैं, एक्सटर्नल शॉक्स है, तो उस टाइम पीरियड के अंदर ये कंट्रीज को हेल्प करता है। एंड इसका जो रीपेमेंट पीरियड है वो ये रहता है। एंड देन इसकी जो कोटा लिमिट है 45% to 80% ऑफ द कोटा रहती है, एंड प्रेजेंटली इसको भी क्या कर दिया गया है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, ठीक है। तो आज के टाइम में अगर इन सब में से देखा जाए, ये तो रिप्लेस कर दिए गए हैं, ठीक है। एंड अल्टीमेटली इसका पीआरजीटी बन गया, एंड एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है वो अभी भी एक्टिव है, बाकी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। देन इसकी की पब्लिकेशंस हमने जैसे डब्ल्यूटीओ के अंदर भी की पब्लिकेशंस पढ़ी थी, उसी प्रकार से आईएमएफ की भी कुछ की पब्लिकेशंस हैं। तो ये सारी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, देन वी हैव ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, देन वी हैव रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक, एंड देन फिस्कल मॉनिटर। ये सारी जो पब्लिकेशंस हैं वो आईएमएफ की हो जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है ये बेसिकली हमने पढ़ा था कि ब्रेटन वुड्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 के अंदर, एंड उसके अंदर बेसिकली हमारे जो ब्रेटन वुड्स की कॉन्फ्रेंस के टाइम हमारी दो इंस्टीट्यूशन निकले थे, दैट इज आईएमएफ एंड आईबीआरडी, ठीक है। आईएमएफ जो है
वो 1945 के अंदर आया। IBRD हमारा 1944 के अंदर आया। IBRD ही वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसे जो वर्ल्ड बैंक है ये बेसिकली एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल लेवल का जो लोन्स, ग्रांट्स एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को, सो दैट उनमें जो भी पॉवर्टी है वो रिड्यूस हो सके और उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। अगर वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर की बात करें वो कहाँ पे है, वॉशिंगटन DC के अंदर। ठीक है, एंड ये UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। हमने बात करी थी वर्ल्ड बैंक क्या है, देखिए जो WTO है वो UN की एजेंसी नहीं है। देन IMF इज अ मेंबर ऑफ UN, वर्ल्ड बैंक इज अ मेंबर ऑफ UN। ठीक है, ओनली जो मेंबर नहीं है वो WTO नहीं है। ठीक है, देन जो इसके बेसिकली वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर बेसिकली 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं, IBRD, IDA, IFC, मीगा एंड ICSID। ठीक है, एंड ये बेसिकली जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको पॉवर्टी रिडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, नाउ वर्ल्ड बैंक ग्रुप को इस पिक्चर से समझिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से दे रखा है। देखिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 इंस्टीट्यूशन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। कितने 1944 है। ठीक है, एंड ये बेसिकली लोन्स प्रोवाइड करता है, ग्रांट्स प्रोवाइड करता है एंड क्रेडिट प्रोवाइड करता है। ऑल राइट, उसके बाद बात करते हैं IDA की। IDA जो है 1960 के अंदर आया एंड ये लो इनकम जो कंट्रीज हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, ठीक है, उनको लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, और ये जो IDA है ये बेसिकली सॉफ्ट लोन विंडो भी कही जाती है वर्ल्ड बैंक की, जो कि लो इंटरेस्ट रेट पर क्या करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसमें फिर उसके बाद आता है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए जाना जाता है। ठीक है, किसके लिए जाना जाता है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए। ये कब आया, 1956 के अंदर आया। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करना प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए, किसको, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को। ठीक है, क्या इंडिया इसका मेंबर है, यस। ठीक है, अभी तक जितने भी पढ़े हमने इंडिया उसका मेंबर है। देन मीगा, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी। ठीक है, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी जो है 1988 के अंदर आई। ठीक है, एंड ये बेसिकली इंश्योरेंस एंड क्रेडिट एनहांसमेंट गारंटीज देता है अपने मेंबर्स को। ठीक है, इसी के साथ साथ आप एक बार इसके जो ये देखिए कि नेक्स्ट ये भी, इसमें भी इंडिया जो है मेंबर है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ICSID। ठीक है, ICSID। नाउ इसकी अगर हम बात करें, कब आया, 1966 के अंदर, एंड ये डिस्प्यूट सेटलमेंट इंस्टीट्यूशन है। क्या इंडिया मेंबर है, इसका इंडिया मेंबर नहीं है। बाकी 4 का इंडिया मेंबर है, लेकिन इस अकेले का इंडिया मेंबर नहीं है। ऑल राइट, देखिए अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो उसमें 2 इंस्टीट्यूशन आते हैं, IBRD एंड IDA। ठीक है, और अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, तो उसमें ये 5 इंस्टीट्यूशन आते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कितने मेंबर्स हर एक ग्रुप में होते हैं। ठीक है, हर एक इंस्टीट्यूशन के होते हैं। तो IBRD में हमारे मेंबर्स होते हैं 189। देन वी हैव IDA, IDA के अंदर मेंबर्स होते हैं 173। देन IFC के अंदर मेंबर्स होते हैं हमारे 185। देन मीगा के अंदर कितने मेंबर्स है, प्रेजेंटली 181। एंड ICSID के अंदर हमारे मेंबर्स है 164। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 5 इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, IBRD वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है, basically provides loan guarantees, advisory services
एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। इट फोकस ऑन मिडल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज। It finances investment across all sectors. It deals only with the sovereign governments. तो वही सारे पॉइंट्स है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप उस पिक्चर को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब इंडिया एंड आईबीआरडी, तो इंडिया जो था आईबीआरडी का बेसिकली एक फाउंडिंग मेंबर था, और इंडिया को आईबीआरडी ने लोन दिया था 1949 में। उसका पहला लोन किस लिए दिया था? इंडियन रेलवेज के लिए। और इंडिया जो है आईबीआरडी का एक लार्जेस्ट क्लाइंट है, ठीक है। इंडिया इज अ ब्लेंड कंट्री एलिजिबल फॉर बोथ आईबीआरडी एंड आईडीए फंडिंग, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो कि लोन प्रोवाइड करता है, हमने पढ़ा था अभी कि कंसेशनल लोन प्रोवाइड करता है, जो वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्रीज हैं उनको प्रोवाइड करता है, और लो इनकम नेशंस को ये बेसिकली उनकी डेवलपमेंट की तरफ फोकस करता है, और आईडीए की जो असिस्टेंस है उसके लिए इंडिया भी एलिजिबल है। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को लोन प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है, ताकि पॉवर्टी रिड्यूस हो सके एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। नाउ इट mobilizes थर्ड पार्टी रिसोर्सेज फॉर प्रोजेक्ट्स। देन आईएफसी एंड इंडिया, देखिए इंडिया आईएफसी का भी एक फाउंडिंग मेंबर है, और इसके फोकस एरियाज कहाँ है? एक्सपेंडिंग इन द लो इनकम स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। देन इंप्रूविंग द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट एंड प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीन प्रोडक्शन की तरफ पैसा लगाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए लोन प्रोवाइड करता है, एंड क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट्स। उसके बाद मीगा, दैट इज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, 1988 के अंदर ये आया था, एंड इंडिया इसका मेंबर कब बना था? 1994 के अंदर, ठीक है। तो इट encourages a क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट, एंड ये पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस एंड क्रेडिट एनहांसमेंट की तरफ ध्यान देता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से टाइप के रिस्क को कवर करता है? वॉर, टेररिज्म, सिविल डिस्टर्बेंस, देन वी हैव ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद करेंसी ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद we have ICSID. ICSID settles the disputes between investors and the government. It manages the state-to-state dispute under the investment treaties and free trade authorities. इसके methods क्या रहते हैं? Arbitration, conciliation, fact finding, and international investment law के regarding भी ये जो है अपने रिसर्च को पब्लिश करता है। क्या इंडिया इसका मेंबर है? इंडिया इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि इंडिया क्या सोचता है कि जो आईसीएसआईडी है वो बाइज्ड है टुवर्ड्स द डेवलप्ड कंट्रीज। सो इंडिया इज प्रमोटिंग द ब्रिक्स आर्बिट्रेशन सेंटर एज एन ऑल्टरनेटिव। वर्ल्ड बैंक एंड द आईएमएफ, इन दोनों को क्या कहा जाता है? ट्विन सिस्टर्स ऑफ द ब्रिटेन वुड्स, ठीक है। एंड क्यों? क्योंकि ये दोनों ही जो इनका जो ओरिजिन अगर देखा जाए, ये दोनों ही ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो 1944 के अंदर न्यू हैम्पशायर यूएस के अंदर हुई थी, उसी से ये ओरिजिनेट हुई थी। एंड ये बेसिकली वर्ल्ड की इकोनॉमी को रीबिल्ड एंड स्टेबलाइज करने के लिए इनका जो ओरिजिन है वो हुआ था, ठीक है। एंड इनको ब्रिटेन वुड ट्विंस या ट्विन इंस्टीट्यूशंस भी कहा जाता है। अब देखिए डिफरेंस क्या है वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ के अंदर। देखिए वर्ल्ड बैंक जो है उसका फुल नेम आईबीआरडी है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक बेसिकली लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन के लिए लोन प्रोवाइड करता है, जबकि ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड जो बीओपी में जो अप एंड डाउन आते हैं उसको मेंटेन करने के लिए क्या करता है? काम करता है। देन वर्ल्ड बैंक के मेन फंक्शंस क्या है? लोन प्रोवाइड करना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। इट असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज विद प्रोजेक्ट्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। IMF provides loan to stabilize the currencies and BOP, ठीक है। It offers the policy advice and monitors the global economy. Funding source क्या रहता है वर्ल्ड बैंक के लिए? It borrows money by issuing bonds in international market, ठीक है। It's paid in capital from member countries.
लेकिन आईएमएफ में सब्सक्रिप्शन कोटास होते हैं जो हर एक मेंबर्स पे करते हैं, ठीक है। एंड बोरोइंग फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट भी जो है वो कंसीडर किया जा सकता है एज अ फंडिंग सोर्स। अच्छा, वर्ल्ड बैंक का फोकस किस पे रहता है? डेवलपिंग कंट्रीज पे। लेकिन आईएमएफ का ऑल मेंबर कंट्रीज जो भी वीओपी क्राइसिस को फेस कर रही हैं। उसके बाद वर्ल्ड बैंक की अप्रोच क्या रहती है? प्रोजेक्ट बेस्ड, जबकि आईएमएफ की अप्रोच रहती है पॉलिसी बेस्ड। दोनों के ही हेडक्वार्टर्स जो है वॉशिंगटन डीसी यूएस के अंदर हैं। वर्ल्ड बैंक के कितने मेंबर्स हैं? 189 प्रेजेंटली मेंबर्स हैं, आईएमएफ के प्रेजेंटली 190 मेंबर कंट्रीज हैं। ना वोटिंग पावर कैसे मिलती है? इकोनॉमिक साइज के बेस पे, लेकिन यहाँ पर कोटा के बेस पे मिलती है, ठीक है। एंड इसका एग्जाम्पल इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। फिर बात करते हैं India's relationship. India is a founding member of World Bank and IMF, and India receives developmental loans from World Bank and policy support from IMF if needed. India's voting share is higher in the World Bank rather than IMF. ठीक है, वर्ल्ड बैंक में इसका वोटिंग शेयर क्या है? ज्यादा है एज कम्पेयर टू द आईएमएफ। देखिए, सिंपल शब्दों में आपके लिए मैंने एक स्टार के अंदर ये बहुत ही एक अच्छे तरीके से ये चीज लिखी है कि आप आईएमएफ को समझिए डॉक्टर जो कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का काम करेगा। अगर इकोनॉमी सिक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी इकोनॉमी में बीओपी की क्राइसिस है, अब सोचिए हमारी इकोनॉमी बीमार है, तो जो डॉक्टर उसको स्टेबलाइज करने का काम करेगा वो क्या है? आईएमएफ। जबकि वर्ल्ड बैंक क्या है? वो टीचर या वो इन्वेस्टर हु हेल्प्स यू ग्रो एंड डेवलप स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम, जो कि ठीक है आपको ओवर टाइम आपको स्ट्रॉन्ग एंड आपको ओवर टाइम ग्रो करने में करेगा, ठीक है। यही तो एक टीचर करता है, यही तो एक इन्वेस्टर करता है ना। तो वर्ल्ड बैंक भी क्या करेगा? जो पुअरर कंट्रीज हैं उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है, ना कि उनकी स्टेबलाइजेशन में। स्टेबलाइजेशन में कौन हेल्प करेगा? आईएमएफ। और उनकी डेवलपमेंट के लिए लोन कौन प्रोवाइड करेगा? वर्ल्ड बैंक। अब आपको शायद ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देन नेक्स्ट अप वी हैव अंकटाड, ठीक है। अंकटाड को रिसेंटली 2024 में एक अपडेट के थ्रू इसका एक नेम में चेंज ला दिया गया है और इसको रीब्रांड कर दिया गया है एज यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अंकटाड बेसिकली परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो कि यूएन जनरल असेंबली ने 1964 के अंदर एस्टेब्लिश की थी। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके ऑफिस न्यूयॉर्क एंड एडिस अबाबा के अंदर भी हैं। इसकी 195 मेंबर कंट्रीज है। So it reports to the UN General Assembly and Economic and Social Council, but has its own membership, leadership and budget. It is the part of the United Nations Development Group. So basically, इसकी कोर वर्क एंड अप्रोच क्या रहती है? थिंक, डिबेट एंड डिलीवर। सो अंकटाड बेसिकली डायलॉग को, एक्सपीरियंस शेयरिंग को एंड ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज को टैकल करने के लिए प्रमोट करता है, ठीक है। एंड इट फोकसेस ऑन टर्निंग रिसर्च फाइंडिंग्स इनटू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड इट प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू कंट्रीज फॉर इक्विटेबल इंटीग्रेशन इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी। कि सिर्फ हमें थिंक ही नहीं करना बल्कि उस पर डिबेट भी करनी है, हमें डायलॉग को प्रमोट करना है, एक्सपीरियंस शेयरिंग को प्रमोट करना है, साथ ही साथ उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में भी लेकर आना है, ठीक है। तो उसके लिए वो टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। सो फर्स्ट अंकटाड की कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1964 के अंदर, जेनेवा के अंदर जब ये बना, ठीक है। एंड इट वाज एस्टेब्लिश, ठीक है। एक्शन प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन की प्रिंसिपल्स। सबसे पहला है सॉवरेन राइट ऑफ कंट्रीज ओवर देयर नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। कंट्रीज का अपने नेशनल रिसोर्सेज के ऊपर सॉवरेन राइट है। इकोनॉमिक रिलेशंस बेस्ड ऑन सॉवरेन इक्वालिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस, सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन इसके अंदर नहीं किया जाता है। उसके बाद इंसेप्शन ऑफ अंकटाड, ठीक है। अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स जो हो रहा था इंटरनेशनल ट्रेड में 1950s से 1960s में, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स के स्वरूप जो है अंकटाड आया, ठीक है। जुलाई 1963 के अंदर यूएन रिकमेंडेड होल्डिंग द कॉन्फ्रेंस
एंड पर्पस क्या था? टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू एड्रेस ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स. Then again इसके functions mentioned है to accelerate the economic growth of developing countries, to eliminate the trade gap between developed and developing countries, then to promote the international trade globally, coordinate UN activities, formulate principles and policies on trade and development issues. बहुत सिंपल से है, आपको देखते ही ये चीज समझ आ जाएगी. Then this is not एज मच इम्पॉर्टेंट, बस ये देख लीजिएगा कि जो इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसको क्वाड्रेनियल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है. ठीक है. एंड इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? जेनेवा में 1964 के अंदर. एंड सेकंड कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? न्यू दिल्ली में 1968 के अंदर. ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना कि सेकंड कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली के अंदर 1968 के अंदर. ठीक है. देखिए, हम सब इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो अंकटाड की भी रिपोर्ट पढ़ेंगे. तो अंकटाड की सबसे पहली रिपोर्ट है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट. देन वी हैव वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट. ठीक है, ये काफी बार एग्जाम में पूछी भी जाती है. ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अफ्रीका रिपोर्ट. देन रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, ये भी पूछी जाती है. डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट, ये जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट है एंड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, ये भी पूछी जाती है. Then technology and innovation report, then commodity and development report. उसके बाद we have transnationality index. ठीक है, इसको किसने डेवलप करा? ये क्वेश्चन अब आने लग गया है कि ट्रांसनेशनलिटी इंडेक्स किसने डेवलप करा? अंकटाड ने डेवलप करा था कि वो एमएनसीज को रैंक कर पाए. ठीक है, और ये कैसे निकलता है? 3 रेशोज के अरिथमेटिक मीन से निकलता है. सबसे पहला रेशो है रेशो ऑफ फॉरेन एसेट्स टू द टोटल एसेट्स. देन वी हैव फॉरेन सेल्स टू द टोटल सेल्स. देन वी हैव रेशो ऑफ फॉरेन एम्प्लॉयमेंट टू द टोटल एम्प्लॉयमेंट. इन तीनों का हम अगर अरिथमेटिक मीन निकाल लें तो फिर हमारे पास आ जाता है ट्रांसनेशनैलिटी इंडेक्स. जितना ज्यादा ये टीएनआई जो है वो हाई होगा, उतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्रोवाइड करेगा कि हमारी इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस उतनी ही ज्यादा है. ठीक है. फिर उसके बाद बात करते हैं इंसेप्शन ऑफ अंकटैड. ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, पिछली स्लाइड ही शायद रिपीट हो चुकी है स्लाइड. यस, रीसेंट डेवलपमेंट क्या आई है? ठीक है, तो अंकटैड को रिसेंटली 2024 के अंदर रीब्रांड कर दिया गया है एज यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया. देन देखिए, इसका न्यू नेम लाया गया है, न्यू लोगो. ठीक है, एंड सब ऑफिशियल जो यूएन लैंग्वेजेस हैं उसमें लाया जाएगा अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, एंड देन वी हैव स्पेनिश. ठीक है, all communication material reports and platform will reflect the new branding. Next up, we have Asian Development Bank. एशियन डेवलपमेंट बैंक बेसिकली 19th of December 1966 के अंदर आया और इसका हेडक्वार्टर जो है दैट इज इन फिलीपींस. ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? फिलीपींस के अंदर है. एंड इसके अंदर जो फील्ड ऑफिसेज अगर हम देखें वो टोटल कितने हैं? 31 फील्ड ऑफिसेज आर देयर. ठीक है, नाउ मेंबर्स कितने हैं इसके? 68 मेंबर्स हैं. ठीक है, एंड रीजनल एंड नॉन रीजनल दोनों मिलाकर कितने हैं? 68 मेंबर्स हैं. एंड जो इसका मॉडल है दैट इज क्लोजली बेस्ड ऑन द वर्ल्ड बैंक. ठीक है, एंड इसका स्टेटस क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल ऑब्जर्वर. अगर हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, सो ये बेसिकली एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉपरेशन बढ़ाता है एशिया एंड द पैसिफिक में. It provides loans, grants, technical assistance, and advisory services to its member countries for development projects. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए क्या प्रोवाइड करता है? लोन प्रोवाइड करता है, ग्रांट प्रोवाइड करता है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंड एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है. ठीक है, देन जो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे दैट वाज तकेशी वतनाबे जो कि जापान से थे. ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिव से पहले हम ये देख लेते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की शेयर होल्डिंग अगर 31 दिसंबर 2020 तक देखें तो क्या थी?
ठीक है, जापान के पास 15.571% था, यूएस के पास भी 15.571% था, देन चाइना के पास 6.429% था, इंडिया के पास 6.31% 7% था, ऑस्ट्रेलिया के पास 5.773% था। अब बात करते हैं एम ऑफ एडीबी। इसका मेन एम क्या है? प्रॉवर्टी को रिड्यूस करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे प्रमोट करेंगे? इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है, लोन प्रोवाइड करके, ग्रांट प्रोवाइड करके, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करके, इंफॉर्मेशन शेयरिंग से, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसी सपोर्ट, ठीक है, वो प्रोवाइड करके, ठीक है। इन्वेस्टमेंट किस पे फोकस रहेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सोशल डेवलपमेंट। सो बेसिकली एडीबी का मेन ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो is to promote the economic growth and social development in the Asia Pacific. It is to reduce the poverty and inequality, to support the infrastructural development, ठीक है, roads, energy, water, education, health, इन सब पे पैसे लगाना, then to provide a technical and financial assistance to the member countries and to foster the regional cooperation and integration. Next up, फोकस एरियाज क्या हैं एडीबी लैंडिंग के? एजुकेशन, एनवायरनमेंट, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के टुवर्ड्स पैसा लगाना, फाइनेंशियल सेक्टर को डेवलप करना, ठीक है, देन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एनर्जी, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, अर्बन डेवलपमेंट के लिए पैसा देना। नेक्स्ट अप वी हैव रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, ये किसने लॉन्च किया? प्रेसिडेंट हरुकी कुरोदा 2004 के अंदर। इसका एम क्या था? टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, इनइक्वालिटी को कम करना, प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट को स्ट्रेंथन करना, स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशंस थ्रू रीजनल कनेक्टिविटी, देन प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग को प्रमोट करना, ठीक है। तो उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे तदेयो चाइनो विद लीडरशिप फ्रॉम रॉबर्ट बिस्तानी, ठीक है। सो बेसिकली it became the largest financing unit and culminated in the long-term strategic framework adopted in March 2008. सो स्टूडेंट्स, ये सब इंस्टीट्यूशंस मिलकर ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबल, फेयर और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाते हैं। They play a key role in facilitating trade, reducing poverty, and promoting international cooperation. If you found this useful, please support the channel by liking and subscribing. See you in the next video with another informative topic. Thank you so much.